हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्लास 11th चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री का है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो शुरुआत हमने की थी वो मोल कॉन्सेप्ट थ्योरी, देन उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और उसके बाद रिसेंट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका ये कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स पर ऑलरेडी 2 वीडियोस हम कर चुके हैं और उसमें जो लास्ट वीडियो था आपका वो मोलैरिटी से रिलेटेड था। तो मोलैरिटी के डिस्कशन के बाद जो अगला कंसंट्रेशन टर्म हमारा आता है वो नॉर्मेलिटी है। लेकिन नॉर्मेलिटी को समझने से पहले या नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ने से पहले हमें इक्विवेलेंट मास का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने मोलैरिटी में देखा, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता है, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो फिर आप मोलैरिटी को समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर नॉर्मेलिटी को समझना है तो पहले हमको इक्विवेलेंट मास के बारे में जानकारी का होना ज़रूरी है, उसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक मोस्टली आपका इक्विवेलेंट मास से संबंधित है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इक्विवेलेंट मास बहुत आसान है, बशर्ते उसको आप थोड़ा सा ब्रेन को ओपन करके पढ़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे इक्विवेलेंट मास की, तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उसके एप्लीकेशन पार्ट पर जाएंगे तो ये बहुत आसान टॉपिक है। जो बुकिश या जो किताबें ज़्यादातर बताना शुरू करती हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में, वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताती हैं, फिर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बताती हैं। तो उतना शुरुआत से हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप लोग अपनी जो थ्योरी की बुक है उससे पढ़ लीजिएगा। हम इसके मेनली एप्लीकेशन पार्ट पर सीधे सीधे आ रहे हैं, क्योंकि वही आपको क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में टैकल करने के लिए मिलेगा। आपसे एग्ज़ाम में कभी भी इक्विवेलेंट मास की डेफिनीशन या उसका ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से क्या रिलेशन है वो सब नहीं आना है, तो आप उसको अपने आप बुक से कर लीजिए। हम उसके एप्लीकेशन पार्ट पर आ रहे हैं सीधे कि इक्विवेलेंट मास हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए, इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला, पहले उसको समझते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट मास होगा, ये इक्विवेलेंट मास आपका बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक, डिवाइडेड बाय एक्स। क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। बहुत सारी बुक्स इस मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर वेट भी लिखती हैं, बहुत सारी बुक्स इस मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी लिखती हैं। तो तीनों चीज़ें एक ही हैं बाय एंड लार्ज, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे मॉलिक्यूलर मास देखें, मोलर मास देखें या मॉलिक्यूलर वेट देखें, तो वो एक ही बात है। अब सवाल ये उठता है, नीचे जो हमने डिवाइडेड बाय एक्स लिखा है, ये एक्स है क्या? ये एक्स बोला जाता है वैलेंसी फैक्टर। क्या बोला जाता है? वैलेंसी फैक्टर। और ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग हो जाता है।
क्या हो जाता है, ये वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के लिए या डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिड्स के लिए बात करें, फॉर एसिड्स के लिए जो आपका x है, दिस x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। किसी भी एसिड के लिए x क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो इसमें सपोज हम HCl के बारे में अगर कंसीडर करें, किसके बारे में, HCl, ये HCl है। तो इस HCl के लिए देखिए, HCl जब सोल्यूशन में आता है तो ये इसके एक मॉलिक्यूल से सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन निकल सकता है। ठीक, कितने H पॉजिटिव ये HCl निकाल सकता है सोल्यूशन में, मैक्सिमम एक। तो इस HCl के लिए आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1। यानी अगर इस HCl का हम इक्विवेलेंट मास निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x, और x की वैल्यू कितनी है HCl के लिए 1। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1। मॉलिक्यूलर मास किसका, इस HCl का। ठीक, इसी तरह से सपोज हम दूसरा एक एसिड लें, मान लेते हैं हम H2SO4 की बात करें। अगर H2SO4 को ध्यान से देखिए तो ये H2SO4 कितने H पॉजिटिव दे सकता है सोल्यूशन में, ये H2SO4 हमको 2 H पॉजिटिव दे सकता है। कितने H पॉजिटिव दे सकता है, 2। और X की वैल्यू क्या है हमारी, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो कितने हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हो सकते हैं, 2, क्योंकि इससे हमको 2 H पॉजिटिव सोल्यूशन में मिलते हैं। तो H2SO4 के लिए हमारा X की वैल्यू क्या हो जाएगी, जनरली 2। तो अगर अब हम H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालें, क्या निकालें, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x, और H2SO4 के लिए x की वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली है, 2। ठीक, यानी अगर कैलकुलेट करें तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हमारा, देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालना आपका 10th स्टैंडर्ड की चीज़ है। अगर नहीं आता है तो उसको 10th से पढ़ लीजिए। फिलहाल हम आपको शॉर्ट में H2SO4 का केस एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज ये H2SO4 है, इसका एक मॉलिक्यूल लिखा हमने, तो इसका मोलर मास बराबर हो जाएगा या मॉलिक्यूलर मास 2H प्लस S प्लस 4 इंटू O। तो 2H का हो जाएगा 2 प्लस S का हो जाएगा 32 और 4 गुणे O, ऑक्सीजन का 16, तो 16 4, 16 चौको 64। तो और इसको सॉल्व कर लें तो 4 2 6 2 8 और 6 3 9, यानी H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 98। तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 49। यानी H2SO4 का हमारा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 49। ठीक, तो इस तरह से आप स्पीशीज का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में नहीं आया है तो बैक जाकर दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि YouTube आपको ये सारी सुविधाएं देता है जिसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र नहीं हैं। चलिए इक्विवेलेंट मास से संबंधित कुछ केसेस को डिस्कस किया जाए।
देखिए ये आपके सामने फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड्स लिखे हुए हैं, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। इन तीनों ही केसेस में तीनों ही एसिड्स हैं। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ये समझने लगेंगे कि जो भी कंपाउंड आपके सामने दिया है वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या कुछ और है। ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये तीनों के तीनों एसिड हैं, तीनों फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, तो आप इनको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड मान लीजिए। अब इन तीनों के केस में अगर हमसे कहा जाए कि इन तीनों में इक्विवेलेंट मास को निकालिए, तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास तो मैंने आपको निकालना बता दिया, निकाल लेंगे आप इनका। समस्या आएगी इन तीनों के x की वैल्यू, तो जो अच्छा बच्चा है वो इसके लिए x की वैल्यू बताएगा 3, जो और अच्छा बच्चा है वो इसके लिए भी x की वैल्यू बता देगा 3, और जो सबसे अच्छा बच्चा है वो इसके लिए भी x की वैल्यू बता देगा 3, है ना। क्योंकि तीनों ही केसेस में 3-3 हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो x का डिटेल मैंने आपको लिखवाया है एसिड्स के लिए वो है कि कोई एसिड कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है एज H पॉजिटिव, यानी कोई भी एसिड कितने हाइड्रोजन एटम को H पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देता है, अपने से बाहर निकाल देता है। समझ रहे हैं बात को? कितने हाइड्रोजन है उससे मतलब नहीं है, जितने हाइड्रोजन हैं उनमें से कितने H को वो एसिड H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकाल देता है। जितने H को बाहर निकालेगा वही उसका X होगा। तो ये चीज कतई नहीं हो सकती कि जितने हाइड्रोजन हैं आप उसको देखें और अंधों की तरह उसको x बराबर उसको x की वैल्यू दे दें, ऐसा नहीं करना है। जैसे इसी केस में आप देखिए H3PO4 में x की वैल्यू हमको जाननी है, तो हमें इसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर जानने के लिए इसी 11th में आपका एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, जिसको जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो फिर इन सबके स्ट्रक्चर बनाने बहुत आसानी से आपको आ जाएंगे। अभी के लिए मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कैसी होती है, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा कितने H पॉजिटिव होते हैं। जैसे ये P है सेंट्रल एटम, इस P के साथ यहाँ पर भी P फास्फोरस सेंट्रल एटम, इस वाले एसिड में भी P फास्फोरस सेंट्रल एटम है। ठीक, अब तीनों में ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इस केस में भी कितने ऑक्सीजन रह गए? 3, तो 3 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दीजिए, O O और ये O। ठीक, अब इसमें ऑक्सीजन 4 हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो तीनों ऑक्सीजन के साथ एक एक हाइड्रोजन हमने ऐसे लगा दिया। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यानी इस कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। नतीजे में ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा और ये H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा। बिल्कुल सेम केस इस वाले बॉन्ड में होगा। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, नतीजे में ये बॉन्ड भी इस तरफ टूट जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन भी H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा। इसी तरह से इस बॉन्ड को अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला बॉन्ड, तो ये वाले बॉन्ड में भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, नतीजे में ये वाला बॉन्ड भी इस तरफ ऐसे टूट जाएगा और ये H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा। यानी इस H3PO4 के केस में ये 3 हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में निकल सकते हैं, यानी यहाँ पर X की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी इस केस में इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास बराबर मॉलिक्यूलर मास
डिवाइडेड बाई x, और x की वैल्यू है 3। इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे और इस एसिड का इक्विवेलेंट मास आप निकाल लेंगे। अब इस केस में आइए, इस केस में एक ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, टोटल 3 है, 3 के बाद 2 बचते हैं, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ ऐसे ऐसे हमने लगा दिए। ठीक, अब इन दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अब कितने हाइड्रोजन अभी बच रहा है? 3 थे, 2 एडजस्ट हो गए, 1 बच रहा है, 1 हाइड्रोजन और यहां लग गया। ठीक, अब देखिए वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा सा मतलब आप लगाइए द टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रिकली निगेटिव। टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रिकली निगेटिव, यानी किसी एलिमेंट के अंदर एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, जिसकी वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है। किस तरफ खींचता है? अपनी तरफ खींचता है। और वो टेंडेंसी जिसमें ज़्यादा है वो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत इस ऑक्सीजन के अंदर इस हाइड्रोजन से ज़्यादा है। नतीजे में ये बॉन्ड इस तरह टूट जाएगा और ये वाला H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा। बिल्कुल सेम तरह से ये वाला बॉन्ड इस तरह टूटेगा और ये H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा। लेकिन इस बॉन्ड में आइए, ये बॉन्ड फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में है। फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ना तो फास्फोरस की तरफ जाएंगे ना हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लगभग बराबर हैं। तो ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, यानी ये H पॉजिटिव के रूप में डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। यानी इस केस में आपके X की वैल्यू हो गई सिर्फ 2। कितनी हो गई? 2। और शुरुआत में आप क्या मान रहे थे? 3। यही गलत हो जाता। इसीलिए कोई भी जनरल रूल बनाने से पहले आपको स्ट्रक्चर्स पर भी जाना होता है। परेशान बिल्कुल मत होइए, ये सारी स्ट्रक्चर्स बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जैसे ही आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर मेरे साथ कर लेंगे, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आप बड़े आराम से बनाने लगेंगे। ठीक, अभी के लिए मैंने बनाया है, इसको एज इट इज़ मान लीजिए। फिर वो चैप्टर में ऐसी सैकड़ों स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ बनाऊंगा और आपसे बनवाऊंगा, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक, तो इस एसिड के केस में x की वैल्यू हो गई 2। तो अब इस एसिड का इक्विवेलेंट मास बराबर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ये बराबर हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास, और ये डिवाइडेड बाय x, और x की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2। बात समझ में आई? अब इस पर आते हैं तीसरे पर। यहां पर कितने ऑक्सीजन है? सिर्फ 2। एक ऑलरेडी यहां एडजस्ट है, एक को हमने यहां लगा दिया। ठीक, अब इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, अब बचते हैं हमारे पास 2 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहां लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहां लगा देंगे। अब जैसे ये वाला बॉन्ड नहीं टूट सकता था, वैसे ये बॉन्ड भी नहीं टूटेगा और ये बॉन्ड भी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑलमोस्ट सेम है। तो इन दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ना तो हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा और ना फास्फोरस अपनी तरफ खींचेगा। सिर्फ इस बॉन्ड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा और ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, तो ये वाला जो H है ये H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा। यानी इस केस में आपके X की वैल्यू रह गई सिर्फ 1, और शुरुआत में आप कितनी मान रहे थे? 3, इसलिए ये हो जाता आपका गलत। ठीक, तो गलत को सही करने के लिए केमार्जिन आपके साथ है, तो X की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब यहाँ पर अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालें तो ये हो जाएगा इस एसिड का मोलर या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x, और x की वैल्यू है 1। तो इस तरह से हम एसिड्स का इक्विवेलेंट मास
निकाल सकते हैं। बस एसिड्स के इक्विवेलेंट मास में हमको थोड़ा सा सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि जो x की वैल्यू है वो नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी वो एसिड सोल्यूशन में जाने पर कितने हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। तो उस एसिड में कितने हाइड्रोजन है इससे मतलब नहीं है, सोल्यूशन में जाने पर वो एसिड कितने हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के फॉर्म में निकाल सकता है, ये चीज़ मुख्य है और इस पर आप सबको बहुत ध्यान देना है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आया है तो पीछे जाकर फिर से देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इक्विवेलेंट मास पर एसिड्स के रेस्पेक्ट में डिस्कशन कर लिया। आज का जो लेक्चर है अब आगे बढ़ेगा बेस के इक्विवेलेंट मास पर। तो बेस के इक्विवेलेंट मास के लिए भी फार्मूला वही है कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x। बेस के केस में भी इक्विवेलेंट मास बराबर होगा आपका उस बेस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x। यहाँ पर भी x वही है वैलेंसी फैक्टर, और बेस के केस में x वैलेंसी फैक्टर, और बेस के केस में इसको बोलेंगे हम एसिडिटी। ठीक है, देखिए उल्टा होता है। एसिड का केस डिस्कस कर रहे थे तो एसिड के केस में x को बोला वैलेंसी फैक्टर और एसिड के केस में x को बोला गया बेसिसिटी। और वो क्या होती है कि कितने H पॉजिटिव आयन वो एसिड जनरेट कर सकता है, कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस कर सकता है। उसी तरह से बेस के केस में x क्या है वैलेंसी फैक्टर, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, और एसिडिटी यहाँ पर हो जाएगी कि कितने OH माइनस आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिस्प्लेस OH माइनस। ये डैश करके इसलिए लिख रहा है डैश OH माइनस, ये डैश नहीं सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि OH माइनस किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ा होता है और जब वो बॉन्ड टूटता है तो OH माइनस सॉल्यूशन में डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक, तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे एक एग्जाम्पल ये लेते हैं CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम फंसती है जिसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट मास की जरूरत है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? फार्मूला लगा देंगे कि इक्विवेलेंट मास फॉर बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x। तो फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x, और x क्या है यहाँ पर एसिडिटी है बेस की, और एसिडिटी क्या हो गई नंबर ऑफ डिस्प्लेस OH माइनस। तो OH माइनस यहाँ कितने डिस्प्लेस हो सकते हैं आप देख सकते हैं 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए इक्विवेलेंट मास का फार्मूला हमारा बन गया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से मान लीजिए आपको NaOH का इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ जाए, तो इसके लिए हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास का फार्मूला मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इस केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में कितने OH माइनस डिस्प्लेस हो सकते हैं, मैक्सिमम 1, तो ये 1 हो गया। और एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं बेसिस के, सपोज आप AlOH होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना चाहें। ठीक है, तो AlOH होल थ्राइस के केस में आपका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से आप एक सिंगल कंसेप्ट इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x की सहायता से आपने एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका सीख लिया है। तो
इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें भी आपको सुविधा हो। समझ में ना आया हो तो बैक जाके देख सकते हैं। चलिए अब सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो सीखा जाए। देखिए सॉल्ट के केस में भी फार्मूला वही रहना है कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है? वैलेंसी फैक्टर। सॉल्ट के केस में एक्स की वैल्यू होती है आपकी टोटल, इन्वर्टेड कामा में है, इस पर ध्यान दीजिएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। सॉल्ट के केस में x की वैल्यू होगी आपकी टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। कैसे इसको डिस्कस करते हैं? देखिए सपोज आपके पास एक सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कोई प्रॉब्लम है, कोई रिएक्शन है जिसमें ये सोडियम कार्बोनेट अगर आपका यूज हो रहा है और उसका इक्विवेलेंट मास आपको निकालना पड़ रहा है, तो कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को? तो पहली जरूरत है इसका मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल लेंगे। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स कैसे निकालेंगे? तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस सॉल्ट में जो कैटायन है, यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। देखिए एक चीज याद कर लीजिए आप लोग कि कैटायन, कैटायन का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज और एनायन का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज। कैटायन उन स्पीशीज को कहते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन उन स्पीशीज को कहेंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ हमको कैटायन पर टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है। तो अब समस्या यह है कि हम पता कैसे करें कि कितना पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम पहले इसको आयोनाइज करें। ठीक है, आयोनाइज कराने के लिए एक कोई यूनिवर्सल तरीका प्रैक्टिस का ही है, लेकिन शुरुआती दौर में आप एक कैंची का फार्मूला याद कर लीजिए। कैंची का फार्मूला क्या करते हैं, यहाँ से इधर ले जाएंगे और यहाँ से इधर ले जाएंगे। ठीक है, यानी अगर ये आयोनाइज होगा तो ये कैसे जाएगा, Na। देखिए ये CO3 कार्बोनेट आयन है, CO3 माइनस माइनस, इस पर दो निगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये CO3 को आप ऐसे देखेंगे, CO3 और यहाँ कितना लिखा है 1, तो ये 1 यहाँ ऊपर जाएगा, यानी सोडियम पर चार्ज कितना आएगा, 1 पॉजिटिव। ठीक, और प्लस अब CO3 बचा है, CO3 पर कितना चार्ज होता है, 2 निगेटिव, हमने आपको बताया। देखिए आपका हाई स्कूल की जो प्रैक्टिकल की बुक है उससे आयंस पर कितना चार्ज है वो आप लोग थोड़ा सा याद भी करते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की आयोनाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में करनी पड़ेगी। तो ये आयंस पर चार्ज कितना होता है वो आपके टिप्स पर आ जाए तो अच्छा रहेगा। इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जैसे जब आप क्लास 1 या 2 में थे तो आपसे कहा गया था कि कुछ पहाड़े आप याद कर लीजिए, यानी टेबल्स जिसको आप बोलते हैं। वो टेबल्स जब तक आप रटते नहीं तब तक आप मैथमेटिक्स में फिर आगे चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे परसेंटेज हो, नफ़ा नुकसान हो, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। इसी तरह से आप अपने आप को ये मानिए कि 11th में जब आप आए हैं, ठीक है, 11th में जब आप आए हैं तो आप बिल्कुल केमिस्ट्री की क्लास 1 में हैं। अभी किस क्लास में है? केमिस्ट्री की क्लास 1 में है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे पहाड़े हैं जो आपको याद करने को बोला जा रहा है कि आयंस पर जो चार्ज है वो प्रैक्टिकल की जो बुक है उनमें एक लाइन से आपको एक टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा और उसको अपने पास नोट कर लीजिए। दिन में 4-5 बार देखिए, 2-4 दिन में अपने आप याद हो जाएगा, कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सोडियम कार्बोनेट भाई साहब आयोनाइज होगा तो ये Na पॉजिटिव और ये कार्बोनेट आयन देगा। अब ये सिर्फ आयोनाइजेशन हुआ, आयोनाइजेशन हो या कोई भी रिएक्शन होगी केमिस्ट्री की, उसमें पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि वो सारी रिएक्शंस बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो क्या ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस्ड है? नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सोडियम एटम कितने हैं? 2, यहाँ पर कितना है? 1, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो हम यहाँ पर आगे लगा देते हैं 2। अब ये बैलेंस हो गई। कार्बन इधर भी 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर भी 3, इधर भी 3।
अब एटम वाइज इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन क्या चार्ज वाइज बैलेंस है? देखिए इस तरफ चार्ज 0 है और इस तरफ 2 गुणा 1 यानी 2 पॉजिटिव चार्ज और ये 2 निगेटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव मिलेंगे तो टोटल चार्ज या नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। इधर भी चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0। तो ये इक्वेशन अब पूरी तरह से एटम के टर्म्स में भी आपकी बैलेंस्ड है और चार्ज के टर्म्स में भी बैलेंस है। अब इस इक्वेशन पर बेस होकर अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास सोडियम कार्बोनेट का निकालें तो क्या निकलेगा? ये सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है? टोटल, ध्यान दीजिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब इस सोडियम पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? अगर आप इक्वेशन को बैलेंस ना करते तो आप बता देते कि एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर लिख देते आप एक, और भाई साहब ये हो जाता गलत। क्या हो जाता? ये गलत। इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ ध्यान से देखिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है सोडियम पर? 2 गुणा 1, टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया 2। तो यहाँ पर होगा फार्मूला आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से बैक जाके स्लो स्पीड में देख लीजिए तो और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। और थंब रूल यहाँ का क्या है कि ये जितने आयंस हैं इनको अपनी प्रैक्टिकल की बुक से एक बार याद कर लीजिए पहाड़ा समझ के। जैसे क्लास 1 या 2 में जब आप गए थे तो आपको कहा गया था, इवन आपके स्कूल के टीचर्स, आपके घर वाले रोज़ डेली आपसे पहाड़ा सुना करते रहे होंगे जब तक आपने रट के उनको सुनाया नहीं होगा। वैसे ही इसको मानिए कि मैं पहाड़ा याद करने को बोल रहा हूँ, आपको टेबल याद करने को बोल रहा हूँ। 2-3 चीज़ें कि ये आप आयंस का फार्मूला, उनके ऊपर चार्ज, कुछ खास एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बिल्कुल फिंगर टिप पे आपको पहाड़े की तरह याद हो जाएं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी केमिस्ट्री में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बगैर पहाड़े याद किए आप मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे साल्ट की तरफ चलते हैं। सपोज आपके पास ये है AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्या है आपके पास? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो अब यहाँ पर भी फार्मूला तो यही रहेगा कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा इसमें एक्स की वैल्यू कितनी होगी। उसके लिए जरूरी है कि हम पहले इसको आयोनाइज करें। आयोनाइज करने के लिए वही कि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, यानी यहाँ का 3 उठ के एल्युमिनियम के ऊपर Al3 पॉजिटिव और प्लस Cl। देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो केमिस्ट्री में जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 लिखा मान लिया जाता है। तो यहाँ पर ये 1 लिखा यानी क्लोरीन पर चार्ज कितना आएगा? 1 माइनस। ठीक, अब पहले इसको एटम वाइज बैलेंस करिए। एल्युमिनियम इधर कितना है? 1, इधर भी 1। क्लोरीन इधर कितने? 3, तो इधर 3 किया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन अब एटम वाइज बैलेंस हो गई। चार्ज वाइज देखिए, इस पर 3 पॉजिटिव और इस पर 3। क्लोरीन के 1 आयन पर कितना चार्ज है? 1 निगेटिव, तो 3 पर कितना हो गया? 3 निगेटिव। 3 निगेटिव 3 पॉजिटिव से जुड़ेंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा 0। तो इधर भी चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0। अब ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। अब आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, जहां पर एक्स क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 3। तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि YouTube आपको बहुत अच्छी सुविधा देता है कि आप आराम से पॉज करके नोट कर सकते हैं, तो उस सुविधा का लाभ उठाइए। चलिए एक और केस लेते हैं अच्छा सा। सपोज ये है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। इसका अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालने को आ जाए तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको भी वैसे ही आयोनाइज कीजिए। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव और
SO4 पर, देखिए 2 है, 2 उधर जाएगा तो ये 2 नेगेटिव। ठीक, अब एटम वाइज पहले बैलेंस करिए इक्वेशन को। 2 एल्युमिनियम इधर है, इधर कितना एल्युमिनियम है 1, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई। इधर SO4 टोटल कितना है 3, इधर कितना SO4 है 1, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई। तो अब एटम वाइज एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4 गुना 3 12 और 3 चौको 12। सल्फर इधर कितने हैं 3 गुना 1 यानी 3 सल्फर है, इधर भी 3 सल्फर है। इधर 2 एल्युमिनियम है, इधर भी 2 एल्युमिनियम है। तो 4 एटम वाइज ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब जरा इसको चार्ज वाइज देखिए। इधर 0 चार्ज है, इधर कितना चार्ज है पॉजिटिव, देखिए 2 3 6, कितना पॉजिटिव चार्ज है 6 यूनिट पॉजिटिव। और नेगेटिव कितना है 3 गुना 2, 3 गुना 6, 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव जुड़ेंगे तो नेट चार्ज आ जाएगा 0। ठीक है, तो इधर भी न्यूट्रल, इधर भी न्यूट्रल। तो ये इक्वेशन अब आपकी एटम वाइज और चार्ज वाइज दोनों तरह से बैलेंस हो चुकी है। अब इसमें फार्मूला लगा देना है, इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई x, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज देखिए, यहाँ पर टोटल इन्वर्टेड काम हो, यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा 2 3 6, जबकि ऊपर एल्युमिनियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज था केवल 3, लेकिन यही नीचे इस एल्युमिनियम पर अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 6। तो इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। आयंस पर चार्ज कितना होता है वो मालूम होना चाहिए, नहीं तो आती हुई चीज़ें आपसे गलत हो सकती हैं, जो कि मैं कतई नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट कभी भी कोई चीज़ गलत करें। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट कर लिया, आगे बढ़ें। किसी भी सब्सटेंस का या स्पीसी का जो मोलर मास होता है वो तो फिक्स होता है हर एक रिएक्शन के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर एक स्थिति के लिए। लेकिन इक्विवेलेंट मास के केस में ऐसा नहीं होता। इक्विवेलेंट मास के केस में किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास स्थिति, परिस्थिति, रिएक्शन, उस रिएक्शन के मीडियम पर डिपेंड कर जाता है। इसीलिए आप अब देखेंगे कि एक ही सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग हो जाता है। जैसे ये एक रिएक्शन आपके सामने है जिसमें H2SO4 यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास आपने अभी तक कैसे निकाला है कि H2SO4 आपका है एसिड, ठीक है, H2SO4 है हमारा एसिड। तो एसिड के केस में हमारा इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास इस H2SO4 का अगर निकालें तो ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर 2 क्या है नंबर ऑफ डिस्प्लेस हाइड्रोजन। एसिड के केस में X या वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है कि वो एसिड कितने H पॉजिटिव दे सकता है। तो यहाँ पर H2SO4 2 H पॉजिटिव दे सकता है, इसलिए यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर की जगह हमने लिख दिया 2। लेकिन अब इसी चीज को थोड़ा सा रिएक्शन में एनालाइज करने की कोशिश कीजिए जरा सा। तो क्या होता है इसमें, इस रिएक्शन को जब आप एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि इस रिएक्शन में यहाँ से एक H पॉजिटिव निकल रहा है, ये H पॉजिटिव इसके साथ निकला और यहाँ इस OH माइनस के साथ जुड़ करके और ये H2O बना दिया। नहीं समझ में आया? देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये H2SO4 टूट रहा है H पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव में, और ये NaOH टूट रहा है Na पॉजिटिव में
और OH निगेटिव में। अब होता क्या है, ये H पॉजिटिव और ये OH निगेटिव आपस में जुड़ गए और इन्होंने बना दिया ये H2O, और जो बचा हमारे पास Na पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव, ये भी आपस में जुड़ गए और बना दिया हमारा NaHSO4। एक्चुअल में ये चीज हो रही इस रिएक्शन में। तो इस पूरी रिएक्शन में ध्यान से देखिए तो इस H2SO4 ने सिर्फ यही एक H पॉजिटिव तो दिया है। इस H2SO4 ने इस रिएक्शन में सिर्फ ये वाला एक H पॉजिटिव दिया है, दूसरा हाइड्रोजन तो एज इट इज सल्फेट आयन के साथ जुड़ा ही रह गया। तो H2SO4 ने टोटल कितने H पॉजिटिव दिए? एक। तो यानी अब यहां इस रिएक्शन के लिए H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। तो इस रिएक्शन के लिए H2SO4 का इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा इसके मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर यहां पर है 1। यानी इस रिएक्शन के लिए H2SO4 का इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा H2SO4 के मोलर मास के, यानी 98। बात समझ में आई? तो इक्विवेलेंट मास के केस में इक्विवेलेंट मास कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है, वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है, न्यूट्रल मीडियम में हो रही है, या जो आपका रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसा है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड होगा। तो इसको नोट कर लीजिए ताकि इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए आप अब केमिस्ट्री के क्षेत्र में फॉर्मली आ चुके हैं, तो आपको ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी स्पीसीज का इक्विवेलेंट मास उस पर्टिकुलर रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। देन एक सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा तो उसका इक्विवेलेंट मास अलग होगा। अगर वही सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा तो उसका इक्विवेलेंट मास अलग होगा। इवन अब मैं वो केसेस भी लूँगा इसी में कि जहाँ पर अगर कोई सब्सटेंस सपोज नाइट्रिक एसिड है तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इक्विवेलेंट मास अलग होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इक्विवेलेंट मास अलग होता है। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से जब वो सब्सटेंस काम करेगा तो उसका इक्विवेलेंट मास अलग होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से जब वही सब्सटेंस काम करेगा तो उसका इक्विवेलेंट मास अलग होगा। तो ये सारे केसेस अब हम लेने वाले हैं। तो चलिए ये बात समझिए कि इक्विवेलेंट मास किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला वही हमारा कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x, लेकिन यहाँ पर x की बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी। इक्विवेलेंट मास बराबर होगा हमारा मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग R OXD। OXD का पूरा है ऑक्सीडाइजिंग, और RED रेड नहीं पढ़ेंगे, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग R रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग R रिड्यूसिंग एजेंट, या इसी चीज को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग R रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब इसमें 2-3 नए टर्म आए हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन नंबर। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा। आपके इसी 11th क्लास में जब आप चौथा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन का, चौथा या शायद 5वां चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें इन सब चीज़ों पर बहुत डिटेल में डिस्कशन होना है। अभी के लिए आप सिर्फ इनका फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो समझने पर अपना दिमाग केंद्रित करिए। तो फार्मूला है हमारा मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ ऑक्सीडेशन R
ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इसी की जगह हम शॉर्ट में या साधारण भाषा में इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर मोल। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला अप्लाई कैसे होना है। सपोज हमको KMnO4 दिया, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये जिस किसी के भी साथ जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से कर देता है। तो सपोज KMnO4 आप एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। अब एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम ये इस इक्वेशन के हिसाब से करता है। अब ये इक्वेशन भी आप जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं या आप केमिस्ट्री जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़। डी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन की अकॉर्डेंस काम करता है। अभी के लिए आप इस रिएक्शन को एज इट इज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपने इस चीज़ को पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ना है। तो इसको एज इट इज़ नोट कर लेते हैं और इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ समझिए। देखिए, तो अगर इस रिएक्शन के लिए हमको KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो हम फार्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट मास ये बराबर मोलर मास डिवाइडेड बाय x, और x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड पर मोल। तो इसमें देखिए एक मोल MnO4 माइनस, अब ये MnO4 माइनस से कंफ्यूज मत होइए। MnO4 माइनस कहाँ से आया है, इस KMnO4 से। ये जब आयोनाइज होगा तो K पॉजिटिव और MnO4 माइनस दे देगा, तो यही MnO4 माइनस यहाँ पर ये रिएक्शन शो कर रहा है। अब इस पूरी रिएक्शन में x क्या है, x यही है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड पर मोल। यहाँ इस शब्द पे ध्यान दीजिए, पर मोल। तो MnO4 माइनस के एक मोल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 5। तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा मोलर मास डिवाइडेड बाय 5। तो KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 158। तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आज बात समझ में। अब यही KMnO4 देखिए, अगर एसिडिक मीडियम की जगह बेसिक मीडियम में ले लें, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, तब भी ये काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ही तरह से करेगा, लेकिन इसका इक्विवेलेंट मास बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन नहीं होती है, ये वाली रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में ई निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस। ये MnO4 माइनस कहाँ से आया, ये KMnO4 जब आयोनाइज होगा तो K पॉजिटिव देगा और MnO4 निगेटिव देगा, और ये MnO4 निगेटिव पूरी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को चलाएगा। ये MnO4 निगेटिव इस रिएक्शन को देके ये MnO4 डबल निगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय x, और x यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड पर मोल। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इसके एक मोल के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 1, ये बराबर आ गया 158। तो ध्यान से देखिए, वही KMnO4 था, लेकिन मीडियम बदल गया तो इक्विवेलेंट वाट मास में देखिए अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए इक्विवेलेंट मास के केस में आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है कि एक ही सब्सटेंस का अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में इक्विवेलेंट मास अलग अलग हो जाता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें भी आपको सुविधा हो वैसा काम कर लीजिए। देखिए अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2। MnO2 आपका एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है। इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, ये OXD का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ये MED का मतलब मीडियम है।
क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन ये आपके सामने दी जा रही अभी के लिए, आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे। पढ़ने के लिए और याद करने के लिए आपको 12th में डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, तब ये रिएक्शन बहुत डिटेल में विथ मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी। अभी के लिए आपको इसको पहाड़े की तरह से याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसमें MnO2 का इक्विवेलेंट मास आपको निकालना पड़ सकता है, तो वहाँ पर आपको ये रिएक्शन पहाड़े की तरह फिंगर टिप पर रहनी चाहिए अभी। ठीक, तो इसका अगर MnO2 का एसिडिक मीडियम में हमको निकालना पड़ जाए इक्विवेलेंट मास, तो इसका इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय x, और x यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर मोल। तो यहाँ पर देखिए MnO2 का एक ही मोल है, तो एक मोल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2, तो यह हो जाएगा मोलर मास MnO2 का और डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे और MnO2 का आपको ये इक्विवेलेंट मास निकल आएगा। MnO2 का मोलर मास 87, उसको भी पुटअप कर दीजिए, तो 87 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपको इक्विवेलेंट मास इसका मिल जाएगा। ठीक है, एक और कंपाउंड जो प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। फार्मूला है इसका K2Cr2O7। ये भी बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से ही काम करता है। तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास इसी फार्मूले से निकलेगा कि इक्विवेलेंट मास ये बराबर हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय x। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर मोल यानी एक मोल के साथ। तो इसका कितना मोल है Cr2O7 का, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। तो इसके एक मोल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यानी x की वैल्यू आपकी इस केस में हो जाएगी 6। और K2Cr2O7 का जो मोलर मास होता है वो होता है 294 डिवाइडेड बाय 6। तो इससे आप सॉल्व करके इसका निकाल सकते हैं। सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, 6 चौक 24, 5 और 6 9 54, यानी 49। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट मास इस तरह से आपका 49 आता है। नोट कर लीजिए इसको ताकि आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला कंपाउंड लेते हैं फेरस सल्फेट। ये ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से भी काम करता है और आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से भी काम करता है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, कितना होगा। देखिए ये फेरस सल्फेट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है तो ये इस रिएक्शन को शो करता है, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2E इज इक्वल टू Fe। ठीक, अब इस Fe2 पॉजिटिव के एक मोल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2, यानी x की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, 2। तो इक्विवेलेंट मास हमारा हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय x। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास फेरस सल्फेट का होता है 152। इसको x की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे 2, तो हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 76। कितना आ जाएगा, 76। अब एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसको देखते हैं। इस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जब ये काम करता है फेरस सल्फेट तो ये रिएक्शन शो करता है Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। देखिए परेशान नहीं होइए, ये सारी रिएक्शंस आपको अभी नोट करनी पड़ेंगी और लिखनी पड़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी रिएक्शंस आपको बनानी आ जाएंगी। अभी अगर हम यहाँ पर इन रिएक्शंस को बनाने का तरीका आपको बताना शुरू करेंगे तो फिर इक्विवेलेंट मास पीछे छूट जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में
रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत प्रचुर मात्रा में पढ़ने को मिलेगी। अभी के लिए आप इसको पहाड़े की तरह लिख लीजिए और रट लीजिए। उस चैप्टर के बाद आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी आप अपना ब्रेन का फोकस सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट मास पर रखें। तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जब ये काम करेगा तो इस रिएक्शन को शो करेगा। अब इस रिएक्शन में देखिए 1 मोल Fe2 पॉजिटिव के साथ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरी रिएक्शन में? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इस केस में x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास डिवाइडेड बाय x, और x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है हमको 1, यानी हो जाएगा 152 डिवाइडेड बाय 1, और ये आ जाएगा 152। तो देखा आपने इक्विवेलेंट मास का मैचिंग, वही फेरस सल्फेट है, लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है तो इसका इक्विवेलेंट मास हमको लेना पड़ेगा 76। वही फेरस सल्फेट है, लेकिन जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा तो हमको इसका इक्विवेलेंट मास लेना पड़ेगा 152। और ये चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके कंपटीशंस में जो प्रॉब्लम आएंगी उनमें अगर दे दिया कि फेरस सल्फेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप रटे हुए हैं इक्विवेलेंट मास 152, तो आपसे सवाल वो नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो आप उसको गलत कराएंगे। इसलिए इक्विवेलेंट मास को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, उसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट। चलिए अगला केस लेते हैं, नाइट्रिक एसिड का इक्विवेलेंट मास। देखिए मैंने पहले भी कई बार बताया है, फिर बता रहा हूँ कि मोलर मास एक सब्सटेंस का फिक्स रहता है, बट इक्विवेलेंट मास की जहाँ तक बात है ये अलग अलग हो सकता है। एक ही कंपाउंड के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस में, और ये नाइट्रिक एसिड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का अलग इक्विवेलेंट वेट होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का अलग इक्विवेलेंट वेट होता है, और कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का अलग इक्विवेलेंट वेट होता है। क्यों होता है? इसके लिए हमें इनकी रिएक्शंस पर जाना होगा और उन रिएक्शंस के हिसाब से इसके इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला केस लेते हैं, जैसे ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन शो करता है NO3 माइनस प्लस E नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये NO2। अब ये नाइट्रिक एसिड के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ये रिएक्शन आपको रटना नहीं है, आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है उस पर फोकस कीजिए। जब आप नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फैमिली में इस नाइट्रिक एसिड पर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होगा कि कोल्ड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैसी कैसे रिएक्शंस देता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैसे रिएक्शंस देता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैसे रिएक्शंस देता है। इस सब पर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होगा जब हम नाइट्रोजन फैमिली और उसके कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इन रिएक्शंस को एज इट इज़ नोट कर लें। देखिए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन शो कर रहा है। अब इस रिएक्शन में पर मोल ऑफ नाइट्रेट एंड कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इक्विवेलेंट मास का फार्मूला बन जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय x, और मोलर मास इसका होता है 63, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है? 1। तो ये 63 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का आपका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो आ जाएगा 63। ठीक, इसी तरह से अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड पर आए तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी देखिए ये HNO3 जब आयोनाइज होता है तो H पॉजिटिव देता है और NO3 निगेटिव, तो ये नाइट्रेट आयन इस तरह से आ रहा है। अब ये नाइट्रेट आयन 3 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके ये NO दे रहा है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन शो करता है। तो इसका इक्विवेलेंट मास अगर निकालें तो इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय x।
अब देखिए यहाँ पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 3, तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 21। तो यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगा और अगर उसमें लिखा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो वहाँ पर आपको इक्विवेलेंट मास नाइट्रिक एसिड का लेना पड़ेगा 21। अब आते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखिए कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन शो करता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 6, तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा हमारा 63 डिवाइडेड बाई 6 और ये हो जाएगा 6 कम 6 और 0 और फिर 3, 6 पंचे 30, 10.5। ठीक, तो इस तरह से हम नाइट्रिक एसिड का इक्विवेलेंट मास डिफरेंट कंडीशंस में कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ नोट कीजिए, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इक्विवेलेंट मास है 63, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इक्विवेलेंट मास है 21 और आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इक्विवेलेंट मास आ गया 10.5। तो यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि इक्विवेलेंट मास के केस में कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हो सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।